जब तक मैं यादगार चौक में उतरा तो रात के 10 बज चुके थे। ये वही यादगार चौक था जहाँ से मैं और इमरान दर्जनों बार मोटरसाइकिल पर फराटे भरते हुए गुजरे थे। आज ये यादगार चौक बल्कि ये पूरा शहर मुझे एक वीराना लग रहा था। एक ऐसा वीराना जो किसी जवान बेवा की तरह बाल खोले आहो बका कर रहा हो। कहाँ था वो शहरियार, कहाँ था वो खंदा जबी, कहाँ थे इसके कह कहे, इसकी बातें। वो एक शख्स पूरे शहर को खंडर कर गया था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे हालात की भी कुछ खबर नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि इमरान को पेश आने वाले साने की इतला इसके दोस्तों और साथियों को हो चुकी है या नहीं। अगर हो चुकी है तो इनका रद्द अमल क्या हो रहा है। रावी रोड वाले घर जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे जहन में आया कि शाहीन के घर का रुख करूं, लेकिन यह भी खतरे से खाली नहीं था। फिर मैंने दिल कड़ा किया और बराह रास्त डिफेंस पहुंचने का तहैया कर लिया। मैं पहले ही बहुत ताखीर कर चुका था। अब मुझे जल्द से जल्द घर वालों तक पहुंचना था। मैं जानता था कि इमरान और इकबाल के सिवा मेरे अहले खाना के ठिकाने का किसी को इल्म नहीं। मुझे ज़्यादा अंदेशा भी इकबाल ही की तरफ से था। अगर इमरान की तरह वो भी शेर सिराज और शेरे के हत्थे चढ़ चुका था तो फिर इसको भी बदनसीब सलीम की तरह तशद्दुद के शिकंजे में कसा जा सकता था। वो ऐसा तशद्दुद था, पत्थर को भी बोलने पर मजबूर कर देता। और अगर इकबाल जो पहले ही अलील था बोल पड़ता तो फिर सेठ सिराज और शेरे की सफाकी मेरे घर वालों तक भी पहुंच जाती। मैं एक टैक्सी में बैठा और अपनी बेपनाह धड़कनों पर काबू पाता हुआ बरास्ता जेल रोड डिफेंस की तरफ रवाना हो गया। देहाती लिबास में मेरा हुलिया ऐसा मुनासिब नहीं था। राहगीरों की तरह टैक्सी ड्राइवर ने भी मुझे सरतबा घुरा। मुझे इस चार दीवारी का पता जहन नशीन था जहाँ मैं अपनी वालदा, बहन और भाई से मिल चुका था। मैंने टैक्सी कुछ फासले पर रुकवा दी। खूबसूरत कोठी के बरामदे में रोशनी थी, ताहम गेट पर नीली वर्दी वाला रिटायर्ड फौजी गार्ड दिखाई नहीं दे रहा था। शायद वो सहन में था। मेन गेट पर पहुंचा तो गार्ड फौरन बाहर आ गया। इसने मुझे बगौर देखा और पहचान लिया। साहिब, आप इस वक्त यहाँ? आप खैरियत से तो हैं? हाँ, खैरियत से हूँ, मैंने कहा और अंदर चला गया। अंदर इमरान का करीबी साथी आसिफ भी मौजूद था। वो मेरे छोटे भाई आतिफ से हंस हंस कर बातें कर रहा था। मैं समझ गया कि ये लोग अभी तक हालात की संगीन तरीन करवट से बेखबर हैं। मेरे देहाती हुलिये की वजह से आतिफ को भी मुझे पहचानने में 3-4 सेकंड लग गए। फिर वो तेज़ी से मेरी तरफ आया और भाईजान कहते हुए मुझसे लिपट गया। मेरे होंठों से बेसाख्ता कराह निकल गई। वो जल्दी से पीछे हटा। क्या हुआ भाईजान, इसने कहा। मेरे चेहरे पर तकलीफ़ के आसार देखकर वो समझ गया कि मेरे जिस्म पर ज़ख्म है। ओह सॉरी भाईजान, वो हकलाया, आपको शायद चोट लगी हुई है। ओहो, आप तो ज़ख्मी लगते हैं। क्या हुआ भाईजान, खैरियत तो है ना? और इमरान भाई वो कहाँ हैं? कल 2-3 बार इकबाल साहब का फ़ोन भी आया था। वो आपका और इमरान भाई का पूछ रहे थे। आप दोनों कहाँ थे? और आपके ये कपड़े? इसने हस्बे आदत एक साथ कई सवाल पूछ लिए। इसके चेहरे पर तशवीश के साए गहरे होते चले जा रहे थे। अब आसिफ भी करीब आ गया। इसने मुझे सरतबा ध्यान से देखा। इसकी मामला फहम नज़र जान चुकी थी कि कोई बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। इसने होले से कहा, अंदर आ जाएं ताबिश साहब। मैं लड़खड़ाते कदमों से एंट्रेंस की तरफ बढ़ा। मैंने भुलाई हुई आवाज़ में आतिफ से कहा, अम्मी और फरा को मेरी चोटों के बारे में नहीं बताना। हम अंदर पहुँचे। पहली मंजिल पर वालदा सो रही थी, ताहम फरा अभी जाग रही थी। वो टीवी ऑन किए बैठी थी और साथ साथ सिलाई मशीन पर कुछ बना रही थी। इसने आतिफ के साथ मुझे देखा और फिर एकदम तड़प कर खड़ी हो गई। वो भी भाई कहकर मेरे गले लग गई और मुझे एक बार फिर दर्द की शदीद टेसे बर्दाश्त करना पड़ी। कुछ देर बाद वालिदा भी जाग गई। इनके चेहरे पर शदीद नकाहत थी। पता चला कि परसों से इनके कंधों में सख्त दर्द है। वो काफ़ी अरसे से फ्रीज्ड शोल्डर्स की तकलीफ़ में मुब्तला हैं। सर्द हवा में घूमने फिरने से ये तकलीफ़ फ़ौरन आमूद कराती है। इनके सिराने साइड टेबल पर 3-4 दवाएं भी रखी थी। बहरहाल मेरी आमद की खुशी में वो अपनी तकलीफ़ भूल गई और तकिए के सहारे उठकर बैठ गईं। उन्होंने कई बार मेरा माथा चूमा, फिर मेरे हुलिये की वजह पूछी। मैंने इन्हें बताया कि मैं कल इमरान के साथ एक देहाती इलाके में था। वहाँ बारिश और कीचड़ की वजह से कपड़े ख़राब हो गए थे। इमरान के एक मुकामी दोस्त के कपड़े पहनना पड़े। उन्होंने मेरे चेहरे की खराशों को भी शक की नज़र से देखा और 1-2 सवाल पूछे। वालिदा की निगाहें मुसलसल इमरान को ढूंढ रही थी। उन्होंने पूछा, लेकिन वो कहाँ है? इस सवाल का जवाब दुनिया का मुश्किल तरीन जवाब था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और कहा, वो साथ नहीं है अम्मी जी। फरा मुस्कुराकर बोली, वो तो कहते थे कि हम जब आएंगे इकट्ठे ही आएंगे, क्योंकि हम एक दूसरे की दुम की तरह हैं। ये देखे, मैंने इनकी शर्ट भी ठीक कर दी है। इसने पुरानी शर्ट मेरे सामने फैलाई। फरा ने शायद इसको नई सिलाई लगाई थी। ये क्या है? वालिदा ने पूछा। इमरान भाई की शर्ट। पिछली दफ़ा मुझे देकर गए थे, कहते थे कि मैं इसे ठीक ठाक कर दूँ। आए, वालिदा ने कहा, इतनी पुरानी कमीज़ मरम्मत कराने की क्या ज़रूरत थी? अल्लाह का करम है, इसके पास पैसों की कोई कमी है। अम्मी जी, कुछ चीज़ें पैसों से नहीं खरीदी जाती। फरा मुस्कुराते लहजे में बोली, हो सकता है कि इस कमीज़ से इमरान भाई की कुछ बड़ी अच्छी यादें जुड़ी हुई हों।
हमने भी तो अभी तक अबू जी की 2 शेरवानियाँ संभाली हुई हैं ना। शेरवानी से याद आया कि इमरान भाई भी शेरवानी की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि बचपन में इनकी वालिदा ने इन्हें भी शेरवानी पहनाई थी। वो इतनी लंबी थी कि इनके नीचे कुछ पहनने की ज़रूरत ही नहीं थी, बस टखनों तक बटन बंद करते चले जाओ। दरअसल इमरान भाई की वालिदा ने चालाकी दिखाई थी। इमरान भाई एक सेकंड भी नीचे नहीं बैठते थे, हर वक्त भाग दौड़ करते थे। उन्होंने ऐसी शेरवानी पहना दी कि वो भाग ही ना सके। फराह हंसने लगी। वालिदा बड़ी गहरी नज़रों से मुझे देख रही थी। क्या बात है ताबिश, तुम कुछ छुपा रहे हो? तुम्हें चोटें भी लगी हुई हैं, क्या बात है? कहीं कोई झगड़ा वगैरह हुआ है? मैंने अपना सर थाम कर झुका लिया। आंसू एकदम ही गर्म पानी की आबशार की तरह आंखों से गिरने लगे। हाय मैं मर गई, वालिदा ने कहा और मेरा चेहरा ऊपर उठाने की कोशिश करने लगी। क्या बात है भाई, इमरान भाई तो खैरियत से हैं? फराह ने भी रूहान सी आवाज़ में पूछा। मैंने दिल कड़ा करके कहा, हाँ सब खैरियत से हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन यहाँ अब आप लोगों के लिए बहुत ख़तरा है। हमें फ़ौरन यहाँ से चलना होगा, इसी वक्त निकलना होगा। मेरी आवाज़ बेतरह लर्ज रही थी। मेरे अंदाज ने सबको एकदम हिरासा कर दिया। मगर इमरान भाई आपके साथ क्यों नहीं आए? आतिफ ने मेरा शाना थामा। कल भी इनका कुछ पता नहीं था। आज आसिफ भी सारा दिन फ़ोन करता रहा है, पर इनकी तरफ से या आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये एक अलहदा मसला है। मैंने कहा, मैं तफसील आप लोगों को बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना है। हम कहाँ जाएंगे ताबी? पहले एकदम अपने घर से निकले, अब तुम एकदम यहाँ से निकालने के लिए कह रहे हो। क्या हम इस तरह भागते ही रहेंगे? बस अम्मी जी, हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं। मुझे इमरान ने ही भेजा है। वो चाहता है कि हम फ़ौरन यहाँ से निकल जाएं, और वो तो कहता था ताबी कि यहाँ कोई मसला नहीं होगा। हम 10 साल भी यहाँ रहे तो कोई डर ख़तरा नहीं। गैब का इल्म तो किसी को नहीं होता ना अम्मी। आप बस चलने की तैयारी करें। मेरी आवाज़ में लर्जिश बढ़ती जा रही थी। आसिफ मुझे एक तरफ ले गया और सरगोशी में बोला, ताबिश भाई आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? मैंने आंसू छुपाकर एक बार फिर नफ़ी में सर हिला दिया। वो बोला, लेकिन आप यहाँ से जाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप इस तरह कैसे जा सकते हैं? क्या मतलब? हीरो भाई ने इस बारे में हमें सख्ती से हिदायत की हुई है। इनका कहना है कि इस 4 दीवारी से बाहर माँ जी, आतिफ और फराह बीबी के लिए ख़तरा है, लेकिन अब यहाँ ख़तरा ज़्यादा है। आसिफ, गुस्ताखी माफ़ ताबिश भाई, अगर ऐसी बात है तो फिर हीरो भाई को खुद बात करनी चाहिए। इनके पास मेरे और गार्ड खादम हुसैन दोनों के फ़ोन नंबर्स हैं। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे घर वाले यहाँ यरगमाल हैं? वो मेरी मर्ज़ी से भी कहीं नहीं जा सकते? मैंने झिड़क कर कहा। नहीं नहीं ताबिश भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारी इतनी जुर्रत है कि ऐसा सोच सके? हमारी हैसियत तो आपके नौकरों की है। मगर कुछ नहीं आसिफ। मैंने बड़े दर्द से इसका कांधा थामा। मैं इस वक्त तुम्हें तफसील नहीं बता सकता, लेकिन हकीकत यही है कि इमरान इस वक्त फ़ोन नहीं कर सकता और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। जितनी देर होगी ख़तरा इतना ही बढ़ता जाएगा। आसिफ के चेहरे पर उलझन ही उलझन थी। वो पेशानी खुजाते हुए बोला, लेकिन ताबिश भाई, इकबाल भाई से भी राब्ता नहीं हो पा रहा, और यही ज़्यादा ख़तरनाक बात है। मैंने कहा, मुझे लगता है कि ये कोठी बड़ी जल्दी सिराज वगैरह की नज़र में आने वाली है। इकबाल के सेल फ़ोन में तुम्हारा नंबर भी सेव है। तुम्हारे नंबर पर कोई मशकूक कॉल तो नहीं आई? इससे पहले कि आसिफ जवाब में कुछ कहता, ग्राउंड फ्लोर से साबिक फौजी गार्ड की आवाज़ आई, आसिफ भाई ज़रा नीचे आना। इसके लहजे में उजलत थी। मैं भी आया, आसिफ ने मुझसे कहा और तेज़ी से जीने उतर कर नीचे चला गया। मैं एक बार फिर वालिदा और फराह वगैरह की तरफ मुतवज्जा हो गया। वालिदा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। जिस्मानी तकलीफ़ के साथ साथ अब परेशानियों ने भी इनके चेहरे पर डेरे जमा लिए थे। फराह भी बार बार खुश्क होंठों पर ज़ुबान फिर रही थी। वो सब समझ गए थे कि ये रात एक बार फिर इनके लिए खाना बदोशी का ईज़न लेकर आई है। अगले 5 मिनट में मैंने वालिदा समेत सबको यहाँ से निकलने के लिए तैयार कर लिया। फराह मेरी हिदायत के मुताबिक जल्दी सामान समेटने लगी। सामान था ही कितना। घर से निकलते हुए वालिदा ने फराह के लिए बनाया हुआ कुछ जेवर साथ लिया था। इसके अलावा 30-40 हज़ार रुपये नकद और इतने के ही डिफेंस सर्टिफिकेट थे। बाकी जो सामान था वो हमारे ज़ाती घर में पड़ा हुआ था। ज़रूरी कपड़े और दीगर चीज़ें फराह ने कामते हाथों से एक अटैची में बंद कर ली। आतिफ ने अपनी किताबें, अम्मी की दवाइयाँ और दीगर छोटा मोटा सामान एक बड़े शोल्डर बैग में रखना शुरू किया। मैं इस काम में इसकी मदद कर रहा था। ये अंदेशा अभी तक मेरे जहन में मौजूद था कि आसिफ हमारे यहाँ से निकलने में कहीं रुकावट न डाले। अचानक मुझे ज़ेरी मंजिल से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई तेज़ी से भागा हो। फिर कोई वज़नी चीज़ गिरी। मैं चौंक कर कॉमन रूम की तरफ आया। यहाँ मैंने जंगले से नीचे झांका तो मेरा सर लट्टू की तरह घूम गया। इसके साथ यूँ लगा जैसे मेरा पूरा जिस्म इलेक्ट्रिक शॉक की जद में है। शायद शब व रोज़ ही कुछ ऐसे थे। मेरी आंखों की किस्मत में बदतरीन मनाजिर की देख लिख दी गई थी। मैंने आसिफ को देखा। वो टीवी ट्रॉली के करीब गिरा हुआ था। 2 बंदे इससे चिमटे हुए थे। इसने पूरी ताकत से इसका गला दबाया हुआ था। दूसरा इसके मुंह पर अंधाधुंध गोंद से रसीद कर रहा था। मगर इससे भी ज़्यादा पुरहोल मंजर एक और था।
मुझे दाखिली दरवाजे के बिल्कुल करीब ब्राउन फर्शी टाइल्स पर गार्ड खादम हुसैन की टांगें नजर आईं। वो गिरा पड़ा था और बिल्कुल बेहरकत था। इसका बालाई धड़ मेरी नज़र से ओझल था, ताहम शवाहिद बता रहे थे कि वो शदीद जख्मी है या मर चुका है। इसके बालाई धड़ की तरफ से खून बहकर टांगों की तरफ आ रहा था। मैं एक झटके से पीछे हटा। कॉमन रूम से गुजरने के बाद मैंने जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि दरमियानी दरवाज़ा लॉक कर दिया। अब कॉमन रूम और सीढ़ियाँ बाकी पोर्शन से अलहदा हो गए थे, कम से कम वक्ती तौर पर अलहदा हो गए थे। मैं चिल्लाया, आतिफ भागो यहाँ से, वो आ गए हैं। मेरी आवाज़ दहशत से बिगड़ी हुई थी। कौन आ गए? आतिफ ने भी बुलंद आवाज़ में पूछा। मैडम के लोग, उन्होंने खादम हुसैन को मार दिया है। वो मार देंगे सबको, निकलो यहाँ से। वालदा के चेहरे पर जैसे सारा खून निचड़ गया था। वो सख्ती के आलम में बैठी मेरी तरफ देख रही थी। अपनी कमर और कंधों की तकलीफ के सबब वो फौरी तौर पर उठ भी नहीं सकती थी। आतिफ अटैची बंद करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अटैची को ठोकर मारी। आतिफ, लानत भेजो इस पर, निकलो, फरा को लेकर निकलो। आतिफ फरा की तरफ लपका तो मैं वालदा की तरफ बढ़ा। यही वक्त था जब कॉमन रूम में खुलने वाला दरवाज़ा धड़ाधड़ बजना शुरू हो गया। फरा का चेहरा हल्दी हो चुका था। वो फटी फटी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं फिर चिल्लाया, फरा निकलो यहाँ से। आतिफ ने फरा का हाथ थामा और वो दोनों दौड़ते हुए टेरेस की तरफ चले गए। वो टेरेस की 4 फीट ऊंची साइड वॉल क्रॉस करके बासानी 7 की ज़ेरे तामीर कोठी में दाखिल हो सकते थे। मैंने कराहती हुई वालदा को सहारा देकर बमुश्किल बेड से उतारा। अभी मैं इनके साथ बेडरूम के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि बाहर से लगने वाले ज़ोरदार धक्कों से दरवाज़ा टूट गया। मेरी समझ में और तो कुछ नहीं आया। मैं वालदा को लेकर 1 साल लंबे दरवाजे में घुस गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ घुसा हूँ। चंद ही सेकंड बाद ये दरवाज़ा भी धड़ाधड़ बजना शुरू हो गया और फिर मेरे कानों में छोटे सर और मोटे जिस्म वाले सेठ सिराज की मनहूस आवाज़ दाखिल हुई। दरवाज़ा खोल दे काके, आज तू बच नहीं सकता। इसके साथ ही दरवाजे को ज़ोर से धक्के मारे गए। मुझे पहली मरतबा एहसास हुआ कि मैं जिस कमरे में दाखिल हुआ हूँ ये चारों तरफ से बिल्कुल बंद है। कोई खिड़की, कोई रोशनदान मौजूद नहीं है। इस कमरे का दरवाज़ा भी लकड़ी की बजाय लोहे की वजनी चादर का था। यहाँ शफूफ लंबूतरी मेज़ पर 2-3 कंप्यूटर पड़े थे। इसके अलावा कपड़े की एक स्क्रीन थी और इसके सामने 8-10 कुर्सियाँ तरतीब से रखी गई थी। मैंने वालिदा को एक कुर्सी पर बिठाया और खुद खौफजदा नज़रों से दरवाजे को देखने लगा। दरवाजे पर शायद राइफलों के बट बरसाए जा रहे थे। साथ साथ सिराज, शेरे और इनके साथियों के गरजने बरसने की आवाज़ें भी आ रही थी। मेरी छठी हिस्स ने पुकार कर कहा कि वही हुआ है जिसका खतरा था। इकबाल पकड़ा जा चुका है और इसके ज़रिए मैडम के लोग इस कोठी तक पहुंच गए हैं। वालदा ने मेरा बाजू थामा और कराहती हुई आवाज़ में बोली, अब क्या होगा ताबी? ये लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं तुमसे? इनके सिरों पर तो खून सवार है। हाय रब्बा, अब क्या होगा? मैं वालिदा को क्या तसल्ली देता? मैं तो खुद खौफ के एक उम्मीद समंदर में डूबता चला जा रहा था। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है ताबी? तुम 15 पर फ़ोन करो या फिर इमरान को बता दो। नहीं अम्मी, फ़ोन नहीं है। मेरी आवाज़ बमुश्किल होंठों से निकल पाई। यूँ लगता था कि वालदा को कुछ हो जाएगा। इनकी रंगत नीली पड़ती जा रही थी। मैंने इन्हें अपने साथ लगा लिया, इनका सर चूमने लगा और इनके साथ साथ किसी मौजे का इंतज़ार करने लगा। कोई ऐसा करिश्मा जिससे मेरी और वालदा की जान बच जाए। इन बदतरीन हालात में अगर मुझे थोड़ी सी तसल्ली थी तो सिर्फ इस बात की कि फरा और आतिफ यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए थे, मगर अभी इस बारे में भी पूरे यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। वो टेरेस से निकलकर साथ वाली ज़ेरे तामीर कोठी में दाखिल हुए थे। अगर सेठ के साथ ही इर्द गिर्द नज़र रखे हुए थे तो फिर इनके पकड़े जाने का इम्कान भी मौजूद था। मैं किसी प्लानिंग के तहत इस कमरे में दाखिल नहीं हुआ था, ताहम लगता था कि इस कोठी के अंदर शायद महफूज तरीन कमरा है। इस दरवाजे के सिवा अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था और ये दीवाना वार दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे मगर नाकाम थे। अब वो ज़रबे नहीं लगा रहे थे। शायद इन्हें डर था कि इस तरह का शोर किसी करीबी कोठी के मकीनों को मुतवज्जा कर सकता है। वो अब दरवाजे को धकेल रहे थे। इसके साथ साथ सिराज की गज़बनाक वार्निंग भी सुनाई दे जाती थी। वो धाड़ रहा था, दरवाज़ा खोल दो नहीं तो बड़ी भैड़ी तरह पछताओगे, बड़ा तड़फा कर मारूंगा तुम्हें। गैस छोड़ दें जी कमरे में, मर जाएंगे कुत्ते या बाहर निकल आएंगे। पता नहीं कि वो किस गैस की बात कर रहा था, मगर एक बात वाज़ेह थी, ये मजबूत दरवाज़ा इन्हें रास्ता नहीं दे रहा था। मैंने कमरे में अंधाधुंध हाथ चलाकर कोई फ़ोन या सेल फ़ोन ढूंढने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुआ। मैं जानता था कि यह दरवाज़ा कितना भी मजबूत हुआ बहुत देर तक हमें महफूज नहीं रख सकेगा। वो किसी न किसी तरह अंदर दाखिल हो जाएंगे और इसके बाद एक वहशतनाक तारीकी के सिवा कुछ दिखाई और सुझाई नहीं देता था। वालिदा ने निढाल होकर कुर्सी की लंबी नशीस से टेक लगाई। इनकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। या अल्लाह, मेरे बच्चों को बचा ले, या अल्लाह तू ही इनका हाफिज़ व नासिर है। वो बार बार यही फ़िक्रा बोल रही थी। मैंने इनका लर्ज़ा सर अपने साथ लगाया।
वो कराही। अब इस दुनिया में कोई किसी पर भरोसा करे। अब वो तेरा यार कहता है कि हम पर कोई आंच ना आने देगा, हमें कांटा चुभने की तकलीफ भी ना होगी। अब वो कहाँ है? इसके घर में ही हम पर क़यामत टूट रही है। इनका इशारा इमरान की तरफ था। मैंने गुलगीर आवाज़ में कहा, अम्मी जी, इसमें इसका कोई कसूर नहीं, ये सब मेरा किया धरा है। मैं ही मुजरिम हूँ आप सबका। जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। मैं आप सबको ले डूबा हूँ। अचानक सुई गैस की तेज़ बू महसूस हुई। इसके साथ ही किसी पाइप से गैस के खारिज होने की तेज़ आवाज़ भी सुनाई दी। मैंने चौंक कर देखा, ये आवाज़ छत के करीब लगे छोटे से एग्जॉस्ट फैन से आ रही थी। इन लोगों ने सुई गैस का कोई पाइप काट कर वहाँ तक पहुँचाया था और अब कमरे में गैस दाखिल कर रहे थे। वालिदा बुरी तरह खांसने लगी। मेरी समझ में कुछ और तो नहीं आया। मैंने एग्जॉस्ट फ़ैन का बटन ढूंढ कर ऑन कर दिया। एग्जॉस्ट फ़ैन बस ज़रा सी हरकत करके रह गया। इन लोगों ने इसमें कुछ चीज़ फंसा कर इसे चलने के काबिल नहीं छोड़ा था। अब कुछ नहीं हो सकता था। फ़ैन इतनी बुलंदी पर था कि वहाँ तक पहुँचकर इसके खिला में कोई कपड़ा वगैरह भी ठोंसा नहीं जा सकता था। 2 मिनट के अंदर अंदर हमारे सांस उखड़ने लगी। मैंने बेताब होकर वालिदा को अपने साथ लगा लिया। इनकी कमर सहलाने लगा। वो माही बेआब की तरह तड़प रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। सेठ सिराज, शेरा और इनके साथी भरा मार कर अंदर घुस आए। इनके चेहरे वहशत से बिगड़े हुए थे। सेठ सिराज ने एक जन्नाटे का थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया और मैं लड़खड़ा कर दीवार से जा लगा। शेरे ने राइफल की नाल मेरे सर से लगा दी। कम से कम 4 मजीद अफराद अंदर घुस आए। इनमें से 1-2 के हाथ में आतिशी असला था। मेरे दरवाज़ा खोलने के फ़ौरन बाद ही कमरे में सुई गैस की आमद बंद हो गई। ताहम तेज़ बू अभी मौजूद थी। वालिदा बुरी तरह खांस रही थी। हमें इस कमरे से निकाल कर साथ वाले कमरे में पहुंचाया गया। वालिदा को खिड़की के पास एक सोफे पर फेंक दिया गया। फिर सेठ सिराज और शेरे ने मुझे सर के बालों से पकड़ा और खींचकर वालिदा के करीब फर्श पर पटक दिया। शेरे ने राइफल का बट मेरे सीने पर मारा। मुझे लगा कि मेरी एक आध पसली टूट गई है। जब इसने दूसरा बार करना चाहा तो वालिदा तड़प कर मेरे ऊपर गिर गई। नहीं, खुदा के लिए नहीं, मेरे बच्चे को कुछ न कहो, मेरी जान ले लो। सेठ सिराज ने वालिदा को घसीट कर मुझसे जुदा किया। तेरी जान भी ज़रूर लेंगे, पहले तेरे इस बदमाश पुत्र और इसके यारों से तो हिसाब किताब बराबर कर लें। खुदा के लिए नहीं। वालिदा सेठ के पाँव से चिमट गई। इसने एक ठोकर से इन्हें पीछे किया। ये मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैंने सेठ सिराज पर झपटना चाहा, लेकिन रास्ते में ही शेरे की राइफल की ज़ोरदार ज़रब मेरी गर्दन पर लगी और मैं उलटकर टीवी के ऊपर जा गिरा। टीवी नीचे गिरकर चकनाचूर हुआ और हर तरफ चिंगारियां बिखर गईं। मेरी इस जुर्रत की सज़ा देने के लिए शेरा और इसके कई साथी मुझ पर पल पड़े। मेरा जिस्म जैसे एकदम ही वजनी हथौड़े की जद में आ गया। मुझे कुछ वैसा ही एहसास हुआ जैसा सेठ सिराज से पहली मुठभेड़ में हुआ था। चिल्ड्रन पार्क में मैं सेठ सिराज पर झपटा था और इसके फ़ौरन बाद सेठ के अहलकारों ने मुझे बेदर्दी से ज़दोकोब करना शुरू कर दिया था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि तब वालिदा मेरे पास नहीं थी, आज वो पास थी और एक माँ के लिए इससे बड़ा इम्तिहान और क्या हो सकता था। सफ़ाक लोग आंखों में कातिलाना चमक लिए इसके बेटे को इसके सामने रुई की तरह धनक रहे थे। वो बेटा जिसे उन्होंने ख़ास नाजो नाम से पाला था, जिसके बारे में इनका ख्याल था कि वो बचपन से कमज़ोर है और इसे ज़्यादा तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत है, जिसकी छोटी सी तकलीफ़ पर वो गैर मामूली बेताबी का मुजाहरा किया करती थी। यकायक सेठ सिराज ने हाथ के इशारे से अपने गुमशातों को रोक दिया। उन्होंने मेरा खून आलूद चेहरा फर्श की तरफ किया और मेरे हाथ पीछे मोड़कर कसकर रस्सी से बांध दिए। तब मुझे घसीट कर दीवार के सहारे बिठा दिया गया। वालिदा सोफे पर थी और एक हट्टे कट्टे गुंडे ने इन्हें सर के बालों से यूं जकड़ रखा था कि इनकी गर्दन एक तरफ मुड़ गई थी और वो हरकत भी नहीं कर सकती थी। मेरी माँ को छोड़ दो, इनका कोई कसूर नहीं, मैंने डूबती हुई आवाज़ में कहा। इस हराम जादी का ये कसूर है कि इसने तुझे पैदा किया है, सेठ सिराज फंकारा। तब इसने हम माँ बेटे पर मुश्तरका तौर पर गालियों की बौछार कर दी। इस दौरान में इसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। इसने मोबाइल ऑन किया और भारी आवाज़ में बोला, हाँ बख्तियारी, क्या बना? दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर सेठ सिराज का तैश बढ़ गया। वो दांत पीस कर बोले, वो एक क्या न मर्दों जैसी गल कर रहा है, वो तो मलूकड़ी सी कुड़ी है और मलूकड़ा सा मुंडा है, वो तो ज़्यादा भज भी नहीं सकते, इधर ही कहीं आले दुआले होंगे, ढूंढो इनको। वाज़ेह था कि सेठ सिराज फरा और आतिफ की बात कर रहा है। इन लोगों ने गालबन इन्हें कोठे से निकलते हुए देख लिया था और इनके पीछे लग गए थे, मगर शुक्र की बात यह थी कि वह अभी भी इनके हाथ नहीं आए थे। फिर सेठ सिराज के फ़ोन पर एक कॉल आ गई। वो बात करता हुआ बाहर निकल गया। 2-3 मिनट बाद वो वापस आया तो इसकी आंखों की सुर्खी बढ़ी हुई थी। इसने मुझसे पूछा, तेरा मोबाइल कहाँ है? मोबाइल नहीं है मेरे पास, मैं करा है। इसके इशारे पर शेरे ने बड़ी सख्ती से मेरी जामे तलाशी ली। मोबाइल नहीं मिला। इमरान वाली डायरी अभी तक मेरी कमीज़ की बगली जेब में थी। शेरे ने इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। सेठ सिराज ने अपने एक साथी से मोबाइल फ़ोन लिया
और मेरे सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तेरी बहन और भाई में से किसी के पास तो मोबाइल होगा, चल किसी एक का नंबर बता, चल शाबाश जल्दी कर। मैं समझ गया कि वो क्या चाहता है। वो फराई आतिफ के साथ मेरे ज़रिए रब्ता करके इन तक पहुंचना चाह रहा था और ये नहायत ख़तरनाक सूरत हाल थी। मैंने खामोशी इख्तियार की तो इसने शेरे को इशारा किया। शेरे ने एक ब्रीटा पिस्टल अपनी ब्राउन कमीज़ के नीचे से निकाला और माँ जी की गर्दन पर रख दिया। इस पिस्टल पर 8-10 इंच लंबा साइलेंसर चढ़ा हुआ था। शायद नीचे खादम हुसैन को इसी पिस्टल से गोली मारी गई थी। सिराज पंकारा, मैं तुझको सिर्फ 15 सेकंड की मोहलत देता हूँ। माँ जी को बचाना चाहता है तो इन दोनों में से किसी का नंबर बता दे। मैं फिर कहता हूँ 15 सेकंड है तेरे पास, घड़ी के 15 सेकंड। इसके साथ ही इसने अपनी घड़ी देखनी शुरू कर दी। 5 सेकंड पूरे हुए तो इसने कहा 5, 10 सेकंड पूरे हुए तो इसने कहा 10। मेरे मसामों से पसीना बह निकला। महसूस हुआ कि दिल पसलियों को तोड़कर बाहर निकल आएगा। सिराज बोल रहा था, 12, 13, 14। ठहरो ठहरो मैं बिलका, ऐसा मत करो, मैं कसम खाता हूँ। बकवास बंद कर। सेठ सिराज ने बड़ी वहशत से मेरी बात काटी। शेरे ने माँ जी को बाजू से खींचा और सीधा बिठा दिया। वो चिल्ला उठी, हाय मेरा मोंडा, क्या हुआ है तेरे मोंडे कांधे को? सेठ सिराज ने जहरीले लहजे में पूछा। मेरे मोंडे दर्द करते हैं, हिल नहीं सकते। माँ जी करपनाक आवाज़ में बोली, हम बिल्कुल ठीक ठाक कर देंदे हैं तेरे मोंडे को, सेठ ने कहा और इसके साथ ही शेरे को आंख से इशारा किया। शेरे ने ब्रीटा पिस्टल का साइलेंसर बेरहमी से माँ के फ्रोजन शोल्डर पर रख दिया। सेठ सिराज ने मुझसे मुखातिब होकर जहर उगला, बता अपनी बेबे के मोंडे पर टीका लगवाना है कि अपनी बहन और भाई का नंबर देना है? मेरा मुंह बिल्कुल खुश्क हो चुका था। लगता था कि बोलने की सकत ही नहीं रह गई। मैंने बेबसी की इंतहा को छूकर सेठ सिराज की तरफ देखा। इसने शेरे को इशारा किया। बेमिसाल सफाकी के साथ शेरे ने ट्रिगर दबा दिया। साइलेंसर लगे पिस्टल में से ठक्की मखसूस आवाज़ बरामद हुई और माँ जी का कंधा एक झटके से पीछे को गया। उन्होंने माँ जी के कंधे में गोली उतार दी थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।